ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रुतिका जसवाल। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। थाना हरिपर्वत पुलिस ने धर दबोचा एक शातिर, डॉक्टर दंपत्ति से मांग रहा था 20 लाख की फिरौती। करवा चौथ के मौके पर बाजारों में रही खूब रौनक, महिलाओं ने की जमकर खरीदारी, हाथों में सजाई सजना के नाम की मेहंदी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने आयोजित किया हास्य उत्सव, मशहूर कवियों ने अपनी हास्य कविताओं से जीता श्रोताओं का दिल। और गायत्री पब्लिक स्कूल परिसर में समूह गान प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, 30 विद्यालयों के लगभग 500 छात्र छात्राओं ने लिया प्रतिभाग। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार रात थाना हरिपर्वत को उस समय बड़ी सफलता हाथ लग गई जब उसने प्रोफेसर परिवार से फिरौती की रकम मांग रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी चिकित्सक दंपत्ति से 20 लाख की फिरौती मांग रहा था। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के पुष्पांजलि अपार्टमेंट में रहने वाले प्रोफेसर रिजू निगम के परिवार से फोन पर 20 लाख की फिरौती मांग रहा था। पैसा न देने पर उसने उनके इकलौते पुत्र आर्यन को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। सूचना पर हरकत में आई हरिपर्वत पुलिस ने शातिर को शुक्रवार को धर दबोचा। ये डॉक्टर रिजू निगम हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लॉ फैकल्टी में आगरा कॉलेज में। उनके बेटे के लिए जो 8वीं क्लास में पढ़ता है उसके लिए एक धमकी भरा एक फ़ोन गया था जिसमें 20 लाख के रकम के लिए बताई गई थी कि अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे तो उनके बच्चे का अपहरण हो जाएगा। ये घटना जो धमकी दी गई थी ये 29/9/14 को दी गई थी और इसमें कल सूचना आने पे ये इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 386 IPC में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। विवेचना सर्विलांस की मदद से इसमें मुलजिम है जो पकड़ में आया है वो विजय सिंह नाम का मुलजिम है जो वैभव गार्डन न्यू आगरा में रहता है और उसने एक मोबाइल के हिसाब से जो मोबाइल बनने के लिए आया था उस मोबाइल के माध्यम से फ़ोन करके ये धमकी दिया था। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर शहर के बाजारों में भारी भीड़ नजर आई। पुरुषों ने जहां अपनी पत्नियों को उपहार देने के लिए जमकर खरीदारी की तो वहीं महिलाओं ने भी अपने हाथों में अपने सजना के नाम की मेहंदी सजाई। शुक्रवार रात बाजारों में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। देर रात तक महिलाओं ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई। महिलाओं ने बताया कि करवा चौथ से एक दिन पहले हम अपने सुहाग का सारा सामान खरीदते हैं और हाथों में अपने सजना के नाम की मेहंदी लगवाते हैं। साथ ही इस दिन हम लोग व्रत रखकर अपने पति की दीर्घ आयु की कामना भी करते हैं। जैसी कि हमारे हिंदू संस्कृति में भारत देश सभ्यता का देश है तो उसमें ये परंपराएं चली आ रही हैं। इस तरीके का इनकी सास हैं उनकी सास हैं उस तरीके से एक परंपरागत रूप से प्रचलन है हिंदुस्तान में और उसी को ये निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि इस कलयुग के ज़माने में भी इतनी पढ़ी लिखी एडवांस फैमिलियाँ हैं और कोई इंजीनियर है डॉक्टर है, अगर उनसे भी बात करेंगे तो वो भी इस व्रत को इसी तरीके से रखती हैं। हम सब औरतें पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, मेहंदी लगवाते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि इस दिन का सब औरतें इंतज़ार करती हैं कि ये कब ऐसा वो दिन आता है जो सब औरतें अपना सुहाग वो करके और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की ओर से सुसदन प्रेक्षागृह में हास्य उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें देश के नामचीन कवियों ने एक से बढ़कर एक हास्य प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। शुक्रवार रात सुसदन प्रेक्षागृह हंसी और ठहाकों से गूंज उठा। मौका था उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की तरफ से आयोजित हास्य उत्सव का। हंसी और ठहाकों की इस महफिल में आए देश के मशहूर हास्य कवियों ने अपनी हास्य कविताओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया।
आज ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की तरफ से हास्य व्यंग का कार्यक्रम है, हास्य उत्सव, जिसमें पूरे भारतवर्ष के जाने माने कवि हास्य व्यंग के आए हुए हैं। सुनील जोगी जी, नवनीत हुल्लड़, प्रताप फौजदार, जिनको सभी जानते हैं। और कार्यक्रम का रंग जम रहा है, सब देख ही रहे हैं और आशा है कि बढ़िया ये कार्यक्रम चलेगा। बहुत जगह हमारे कार्य है, काम है, हिंदी का प्रचार करना, साथ साथ हिंदी का अन्य भाषाओं से संबंध जोड़ना, हिंदी की बोलियों का प्रचार करना। ये कवि सम्मेलन उसी में है। ये बहुत दूर दूर दिल्ली है, कोई बम्बई के हैं, कोई कलकत्ते से हैं, जैसा बड़ी दूर से कभी आए। साथ साथ क्या है, ये इसलिए यहाँ पर रखा है प्रोग्राम है कि जब जो समाज विकृतियाँ आ जाती हैं, सभी विद्वता हो जाए, समाज बेईमान हो जाता है, तब हास्य व्यंग की मान होती है कि हास्य व्यंग के माध्यम से चोट की जाती, समझे, तो मुस्कुराता बीच सोता है वगैरह सुन कि हास्य व्यंग आदि आवश्यकता बन गई है। आदमी बस सोचने समय नहीं, हंसना चाहता, हंसना भूल गया है। तो क्या है, या तो दीवाना हंसे या तू इसे तौफीक दे, वरना दुनिया को मुस्कुरा करना। हंसने के लिए किया गया है, हंसाइए। अपने ही घर में रहने के लिए परिवार सह रहा है दबंगों की दबंगई। पीड़ित परिवार कई बार थाने जाकर अपने साथ हो रहे अन्याय की कहानी भी बयां कर चुका है, लेकिन थानाध्यक्ष ने उल्टे परिवार की महिलाओं के साथ ही अभद्रता कर दी। दबंगों से परेशान इस परिवार की परेशानी पुलिस के आला अफसर भी सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि जब रक्षक ही आपके ऊपर जुल्म करने लगे तो पीड़ित कहां जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस परिवार के साथ। गरीब परिवार अपने जीवन चलाने के लिए चाट की ठेल लगाता है और जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन चंद दिनों से स्थानीय क्षेत्र के दबंग इस परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। जब पुलिस में इस बात की शिकायत की गई तो उल्टा पुलिस थाने में मौजूद अधिकारी ने इस परिवार के मुखिया की जमकर पिटाई कर दी। गृह स्वामिनी का कहना है कि उसकी सास और बच्चों को ये दबंग जब मन करता है तब खूब मारते हैं और गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, लेकिन पुलिस के उच्चाधिकारी से शिकायत करने के बाद भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में अब ये परिवार अपनी जान की सुरक्षा को लेकर बेहद ही परेशान है। क्या है, उन्होंने मेरे से कहा कि तुम अपनी चोट मत दिखाना, अगर तुम अपनी चोट दिखाओगी तो तुम्हें जेल में भेज देंगे, तुम्हारे बच्चे भटकते रहेंगे, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं हो पाएगी। मैंने ये बताओ, मेरे साथ में अन्याय हो रहा, मैं ऐसे अन्याय को सहती रहूं। अभी हाल ही में कलयुगी मामा द्वारा एक मासूम की दुराचार के प्रयास में असफल होने पर उस दरिंदे द्वारा मासूम की जीभ काटने के बाद मासूम की मदद के लिए अब लोगों के हाथ बढ़ने लगे। इसी क्रम में सपा नेताओं ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, तो वहीं मासूम का पिता उस हैवान को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहता है ताकि फिर कोई ऐसा घिनौना कृत्य वो ना कर सके। थाना नाई की मंडी में अभी कुछ दिनों पहले हुई पवित्र रिश्तों का खून करने वाले मामा की करतूत से एक मासूम का जीवन खराब हो गया, तो मासूम के परिवार का बच्ची को देखकर बुरा हाल है। बार बार अपनी बच्ची को देख पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस पीड़ित परिवार का दुख बांटने सपा नेता मनोज अग्रवाल कई अन्य नेताओं और महिला नेत्रियों के साथ मुलाकात करने पहुंचे और बच्ची की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए ताकि परिवार को कुछ राहत मिल सके। मासूम बच्ची है, अभी बच्ची ने कुछ देखा भी नहीं और उसके मुंह बोले मामा ने जिस तरीके से दर्दी का शिकार वो लड़की हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और चूंकि मैंने अखबार के माध्यम से मैंने आज पढ़ा था तो मुझ पर कष्ट सहन नहीं हुआ और उस चीज़ को लेकर एक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हम लोग उस बच्ची को देखने आए हैं। मैंने उनके फादर से, उनके मदर से, मैं दोनों से मिला हूँ, बच्ची से मिला हूँ। जिस तरीके से ये घोर अपराध है, इसमें जितनी भी ताकत हम लोगों की तरफ से होगी उतनी ताकत हम पूरी तरह लगाएंगे और बच्ची को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। मासूम पीड़ित के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मासूम का पिता अब बस उस दरिंदे को कठोर से कठोर सजा दिलाना चाहता है ताकि फिर कोई इस तरह की घिनौनी हरकत करने से पहले इसका अंजाम भी देख ले। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आती हैं और वो उस दिन को कोस रहा है जब वो दरिंदा उसके घर आया था। वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जीवन में किसी की बहन बेटी के साथ, छोटी बच्चियों के साथ ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, नहीं तो ऐसा होता रहेगा तो कौन किसी रिश्ते पर विश्वास करेगा। मुलाकात करने पहुंचे सपा नेताओं ने बच्ची से मुलाकात कर परिवार से उसका हाल जाना और बच्ची को जूस भी पिलाया। इस दौरान सपा नेताओं ने भी उस मासूम को
कानून से सख्त सजा दिलाए जाने की बात कही है। आगरा इनर रिंग रोड को लेकर गंभीर होते एडीए को अब इनर रिंग रोड के पास बनने जा रही कई कॉलोनीज की सुध आखिर आ ही गई, जिसके बाद लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए विभाग ने नोटिस भेज कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही लोगों को ऐसे कॉलोनीज में कोई भी मकान या फ्लैट्स खरीदने से बचने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि इन कॉलोनीज में कोई भी अभी एडीए से मान्यता प्राप्त नहीं है। बिल्डर्स की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप बिल्डर्स की मनमानी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बिना अनुमति के ही बिल्डर्स ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट इनर रिंग रोड और थीम पार्क के पास ही कॉलोनीज काटना शुरू कर दिया और धड़ल्ले से शहरवासियों को गुमराह करने में लग गए, जिस पर सख्ती दिखाते हुए एडीए ने अब यहां निर्माण कर रहे बिल्डर्स को नोटिस भेजे और बिना अनुमति के निर्माण कराने का स्पष्टीकरण मांगा है, जो इस प्रकार है। राधा कृष्ण कॉलोनी, गणेश गार्डन, चित्रकूट धाम, कृष्णा गार्डन, कृष्णा कुंज कॉलोनी, दाऊजी बिल्डर्स, बसेरा बाटिका और मां वैष्णो धाम। गौरतलब है कि अभी हाल ही में हुए क्रेडाई कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री से खुद क्रेडाई पदाधिकारियों ने ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत की थी जो बिना इजाजत इस तरह के निर्माण कार्य करा रहे हैं, जिसके बाद एडीए ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी। लेकिन ये महज इन बिल्डर्स पर कार्रवाई करने से एडीए की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि शहर में अब भी कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिनका निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं है। इस पर विभाग कब कार्रवाई कर पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लंबी जहदोजहद के बाद आखिरकार प्रशासन को पेठा कारोबारियों की कई इकाइयों को कालिंदी विहार पेठा नगरी में शिफ्ट करने में सफलता मिल ही गई, जिसके बाद शुक्रवार को खुद एडीएम सिटी ने यहां पेठे के फल को काट कर इन इकाइयों का उद्घाटन किया और होने वाली किसी भी समस्या का समाधान कराने का भरोसा भी इन कारोबारियों को दिलाया। नूरी दरवाजे से पेठा कारोबारियों को कालिंदी बिहार में शिफ्ट करने के लिए प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, तो कई बार कठोर कार्रवाई को भी अंजाम देने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसका असर देर से ही सही लेकिन अब दिखाई देने लगा है। कालिंदी बिहार में शिफ्ट हुए पेठा कारोबारियों ने एडीएम सिटी राजेश कुमार श्रीवास्तव से पेठा फल कटवाकर अपनी यूनिट्स का शुभारंभ करवाया, तो वहीं एडीएम सिटी ने भी कारोबारियों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पेठा का जो पेठा व्यवसाय में जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने के बाद बचता है उसके डिस्पोजल करने के लिए एक मास्टर प्लान बना हुआ है, वो सब इनको मालूम है। उस मास्टर प्लान में उसको डंप किया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। पेठा कारोबारी यहाँ यूनिट शुरू होने से काफी खुश नजर आए। उनका कहना था कि यहाँ आकर उन्हें भी अच्छा लग रहा है, लेकिन कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, जिसके लिए खुद एडीएम साहब ने मदद का आश्वासन दिया है और हमें ये भी बताया है कि कच्चा फल मंडी भी जल्द ही यहाँ शिफ्ट कर दी जाएगी। जब कोई नया काम कहीं पे प्रारंभ होता है तो कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ परेशानी हम लोगों ने मिलकर सॉल्व कर ली हैं, कुछ दिक्कतें हैं वो प्रशासन से सहयोग लेकर उसको हम समाप्त कर लेंगे। आज माननीय एडीएम सिटी महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया पेठा नगरी का। गौरतलब है कि पेठा कारोबारियों को यहाँ सबसे बड़ी परेशानी अतिक्रमण और पानी की होगी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आने वाला पेयजल खारा है। इसके कारण पेठे के स्वाद पर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन एडीएम सिटी के आश्वासन के बाद सभी लोग बेहद संतुष्ट नजर आए। इतना ही नहीं, एडीएम सिटी ने जल्द ही फिरोजाबाद जा रही गैस पाइपलाइन से यहां पेठा कारोबारियों को कनेक्शन दिलाए जाने की बात भी कही, ताकि इन्हें कोयले की भट्टी को जलाने के लिए मजबूर न होना पड़े। प्रशासन की काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज आखिरकार प्रशासन को सफलता मिली गई। यही कारण है कि पेठा नगरी के अंदर पेठा कारोबारियों ने अपनी यूनिटों को शुरू कर दिया। तकरीबन 50 यूनिटों के साथ पेठा कारोबारियों ने अपने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। एडीएम सिटी द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। साथ ही एडीएम सिटी ने इन पेठा कारोबारियों को आश्वासन भी दिया है कि उन्हें यहाँ उनके होने वाले व्यापार में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। अपने साथी अनिल सप्ताह के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज़, आगरा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन के कारनामों का खामियाजा लाखों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर खूब वाहवाही लूट ली, जबकि हकीकत में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर चंद कक्षाओं के परिणाम ही दर्शा रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की करतूतों का खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन सभी कक्षाओं के परिणाम घोषित करने का दावा कर रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कुछ ही कक्षाओं के रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब हर रोज सैकड़ों स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं।
हैरत की बात तो ये है कि विश्वविद्यालय के अधिकांश विभाग आए दिन बंद रहते हैं। लाखों स्टूडेंट्स अब अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। जो विश्वविद्यालय की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा गंभीर चल रही है। अभी भी बीएससी फाइनल और बीए फाइनल का जो रिजल्ट निकाला है तो उसमें बीएससी में बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं। किसी में प्रैक्टिकल के नंबर नहीं है, किसी में किसी पेपर के ही नंबर गायब कर दिए हैं और अभी तक जितने भी रिजल्ट निकले हैं कभी कभी शो करते हैं और जो 2-4 दिन तक शो ही नहीं करता है विश्वविद्यालय की साइड पर। कई माह बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक अंतिम वर्ष तक का परिणाम पूर्ण रूप से घोषित नहीं कर सका। हजारों छात्र परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा परिणाम आने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में परीक्षा और परिणाम की जिम्मेदारी दिल्ली की निजी एजेंसी की है। विश्वविद्यालय सूत्रों के मुताबिक माइंड लॉजिक एजेंसी का भुगतान न होने की वजह से परीक्षा परिणाम समय से घोषित नहीं हो पा रहा। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन और एजेंसी का आपसी विवाद का खामियाजा लाखों बेकसूर छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शुरू हुई बीएड काउंसलिंग अभ्यर्थियों और निजी कॉलेज संचालक दोनों के लिए मुसीबत बन गई है। काउंसलिंग के आखिरी दिन 1,24,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें से सिर्फ 1200 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। पहले भी सीटें न भरने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने री-काउंसलिंग के आदेश सुनाए थे। आज जो है 1,10,000 एक से लेकर के और 2,14,000 तक के रैंक के बच्चों को बुलाया गया है। लगभग ये मान करके चलिए सभी बच्चों को आज काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया है और अभी तक जिस हिसाब से रेस्पॉन्स आ रहा है मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक लगभग 1200 कैंडिडेट की आज जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा और काफ़ी सारी संख्या में छात्र जो है झांसी भी गए हुए हैं। वह सभी छात्र जिनकी कोई भी किसी भी तरह की समस्या थी उन सबका निराकरण झांसी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। आखिरकार ताज न्यूज की आशंका सही साबित हुई और शिक्षा माफिया अपने मंसूबों को पूरा कर गए। बीएड काउंसलिंग में दर्जनों अभ्यर्थी उस समय अपने आप को ठगा सा महसूस करते दिखे जब बिना उनकी जानकारी के कॉलेज आवंटित हो गए। ताज न्यूज ने गुरुवार को शिक्षा माफियों की करतूतों की कहानी उजागर की। अब इन पीड़ित अभ्यर्थियों की ना तो पुलिस सुन रही है और ना ही जिम्मेदार अधिकारी। ताज न्यूज ने गुरुवार को समाचार के माध्यम से बीएड काउंसलिंग में निजी कॉलेज संचालकों की मनमानी उजागर की थी। आखिरकार निजी कॉलेज संचालक अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। गुरुवार को हुई बीएड काउंसलिंग में शिक्षा माफियाओं ने दर्जनों अभ्यर्थियों को अपनी ठगी का शिकार बना लिया। काउंसलिंग कराकर घर पहुंचे अभ्यर्थी कॉलेज आवंटन की सूचना सुनकर हतप्रभ रह गए। जिस कॉलेज के बारे में उन्होंने सुना तक नहीं था वो कॉलेज उन्हें आवंटित हो चुका है। ऐसे ही कई पीड़ित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को ताज न्यूज के कैमरे के सामने अपनी आपबीती बताई। मैंने यहाँ से 500 रुपये का डीडी लिया था, 250 रुपये का कम पड़ रहा था डीडी, तो मैंने वो 500 रुपये का डीडी लेकर के ऊपर जमा किया था। उसके बाद हमारा कॉलेज दूसरा लॉक कर दिया गया आगरा का। कर लिया, बताओ ना। पासवर्ड हैक कर लिया और दूसरा कॉलेज लॉक कर दिया यहाँ आगरा का। मेरा किसी ने पासवर्ड हैक करके और कॉलेज अपने आप लॉक कर दिए हैं। कौन सा कॉलेज लॉक कर दिया? एमडी कॉलेज सादरा। दरअसल शिक्षा माफियाओं ने अभ्यर्थियों से निजी जानकारी हासिल कर खुद ही कॉलेज आवंटित कर दिया। बुलंदशहर से बीएड काउंसलिंग कराने आई पूजा शर्मा अब अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। पूजा के अलावा और भी दर्जनों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा माफियाओं की ठगी का शिकार हुए हैं। अब इन पीड़ित अभ्यर्थियों की न पुलिस सुन रही है और न ही जिम्मेदार अधिकारी। बीएड काउंसलिंग प्रभारी डॉक्टर संजीव शर्मा के मुताबिक अभ्यर्थी शिक्षा माफियाओं के प्रलोभन के शिकार हुए हैं। इस वर्ष बीएड की सीटें खाली रहने की वजह से निजी कॉलेज संचालक तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताज न्यूज। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom.
Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. कार में जी देखो आप देख सकते हैं स्पेशियस इनका इंटीरियर डुअल टोन इंटीरियर है, इसका स्पेशियस है और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। अपना राइडिंग पोजीशन इसकी अच्छी है, लॉन्ग है। जैसे मेरी हाइट के हिसाब से कार तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छी पसंद आई, तो इसलिए मैं कार परचेज। डेटसन अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है निसान का, और डेटसन जहाँ तक आप खूबियों की बात कर रहे थे, डेटसन में बहुत सारी खूबियाँ हैं। डेटसन का जो इंजन है 1200 सीसी का, 1200 सीसी काफ़ी पावरफुल इंजन है। डेटसन का जो इंटीरियर स्पेस है काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर स्पेस है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर जैसे कंपटीशन की बात करें, जैसे जो इसके डेटसन के सेगमेंट में मॉडल्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा इंटीरियर स्पेस है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा। 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा। और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 056224245554। हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील्ड दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
हम नहीं सुधरेंगे, ऐसे ही विचारों का अनुसरण करते हुए जिला अस्पताल प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद भी मरीजों को लौटा रहा है। शुक्रवार को 40 किलोमीटर दूर से एक्सरे कराने आई बीमार बालिका को वापस लौटना पड़ा। बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल के दौरे के दौरान दर्जनों मरीजों का खुद स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सकों के लिए नजीर पेश की थी। जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिला अस्पताल के दौरे में हर वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कई मरीजों का स्वयं स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां भी लिखी थीं। चिकित्सकों को हेल्थ मिनिस्टर ने मानवता का पाठ पढ़ाते हुए सद्व्यवहार की सीख दी थी, लेकिन जिला अस्पताल का प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को खेरागढ़ से जिला अस्पताल में इलाज कराने आई युवती को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। पीड़ित युवती को लंबे समय से दर्द की शिकायत थी। अस्पताल के चिकित्सकों ने बिना एक्सरे कराए ही युवती को वापस लौटा दिया। यहां तक कि जिला अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके तीमारदारों के बैठने के लिए स्थान तक नहीं है। दूर दराज से इलाज के लिए जिला अस्पताल आने वाले गरीब मरीजों को जमीन पर ही बैठना पड़ता है। मेरी सर मतलब चोट है, मैंने एक्सरे कराने के लिए आई थी तो एक्सरे किया नहीं है। क्या बोल दिया? ये चोट का दर्द है तो एक्सरे नहीं हुआ। 21वीं सदी में भारत की राजनीति आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी पर सिमट कर रह गई है। सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में आजम खां के बयान पर भाजपाइयों ने रोष व्यक्त किया है। आजम खां ने मोदी को दंगाई और आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया है। भाजपा नेता इस बयान को आजम खां की ओछी मानसिकता बता रहे हैं। बीते कुछ वर्षों से देश की राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। सपा के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मोदी को दंगाई और संघ को आतंकी संगठन बताकर नया बवाल खड़ा कर दिया। भाजपा नेताओं ने आजम खान के इस बयान की निंदा करते हुए देश को तोड़ने के आरोप लगाए हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने आजम खान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने की बात कही। सपा नेता आजम खान ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी और आरएसएस पर आरोप लगाए थे। इस तरह की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। सपा के ये कैबिनेट मंत्री पहले भी कई विवादास्पद बयान देकर सुर्खियों में रह चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप की ये राजनीति सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की नई तकनीक है। पहली बात तो मैं आपको साफ कर दूं कि आजम खान से हमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आजम खान से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आजम खान का चरित्र उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आजम खान का जो चरित्र है, इस उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है और जितने दंगे हुए हैं उनको आप अगर उठा के देखेंगे, एक से एक दंगा भयंकर दंगे हुए हैं और हिंदुओं को कुचलने का काम किया। जिस तरह से मुस्लिम आतंकवाद ने यहाँ पे जो आतंक मचाया है उसको सब लोग जानते हैं, उनकी कोई वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो आजम खान कर रहे हैं, इस प्रदेश को जो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं उसको न करें। और जो देश की सुरक्षा के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, ये जिस तरीके से सीमा पर आज हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सभी सुरक्षा जो मतलब सलाहकार हैं आज कह रहे हैं कि हाँ इससे बढ़िया कभी नहीं हुआ और ये सब लोग उसमें राजनीति कर रहे हैं। उसमें भी प्रदेश कार्य समिति में इन लोगों ने कहा है कि मोदी केवल बोलते हैं, मोदी करते कुछ नहीं। एक प्रधानमंत्री बोलता नहीं था और एक प्रधानमंत्री ज़्यादा बोलता है। लेकिन जितना मोदी जी ने वहाँ पे किया है, आज पाकिस्तान डर के मारे विदेशों में अपनी अपील कर रहा है कि इस गोलीबारी को रुकवाइए। जो मोदी जी ने मतलब कहा था कि हम जिस जवाब में वह हमला करेंगे, जिस आवाज़ में वो करेंगे उसी आवाज़ में हम जवाब देंगे और मोदी जी उसमें सफल हुए हैं। अभी हाल ही में जिलाधिकारी ने जाम को लेकर बैठक की थी और पुलिस के साथ यातायात विभाग को भी जाम से निपटने के लिए योजना बनाने के आदेश जारी किए थे। लेकिन विभागीय उदासीनता और हठधर्मिता के चलते दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के हालात पहले से और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन विभाग मूक दर्शक बना बैठा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये जाम किसी व्यवस्थित बाजार का नहीं, ये जाम है दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सुल्तानगंज की पुलिया का, जहां अमूमन हर दिन यही नज़ारा दिखाई देता है। लेकिन यातायात विभाग और पुलिस की मनमानी और हठधर्मिता के चलते आज तक यहाँ के हालात नहीं बदल पाए। सुबह आपको दफ्तर जाना हो या फिर अपने किसी काम से, आपका सामना सबसे पहले इसी जाम से होगा और कई मीटरों तक लगी लंबी लाइनों के बाद भी चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहते हैं। फिर चाहे जनता जाए भाड़ में, इन्हें इस बात से कोई भी लेना देना नहीं।
अगर कुछ लेना देना है तो वो है बाहर की नंबर प्लेट लगी गाड़ियाँ जो इनका शिकार होती हैं। इनका सारा ध्यान इन्हीं गाड़ियों पर रहता है। इतना ही नहीं, सुल्तानगंज का चौराहा इसलिए भी अहम माना जाता है कि यहाँ से होकर कई एम्बुलेंस मरीजों को लेकर हॉस्पिटल तक जाती है और जाम के कारण ये भी जाम में फंस जाती हैं। इस बात से भी यहाँ तैनात पुलिस कर्मियों को कोई लेना देना नहीं है। सुल्तानगंज ही नहीं बल्कि आगरा दिल्ली मार्ग पर बने खंदारी चौराहे का भी लगभग ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जहां यातायात विभाग के टीएसआई या एचसीपी के साथ कई यातायात पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं। लेकिन ये चौराहा पार करना किसी भी चुनौती से कम नहीं है। ये महज नाम का हाईवे है और हालात बिल्कुल किसी शहर के व्यवस्थितम चौराहे और बाजार जैसे ही हैं। आपको बता दें कि ये हालात तब हैं जब जिले की मुखिया जिलाधिकारी पंकज कुमार ने कई बार बैठक में जाम को लेकर चर्चा की है और इस पर एक योजना बनाकर उस पर अमल करने के आदेश जारी किए। बावजूद इसके किस तरह से आदेशों का पालन किया जा रहा है वो नज़ारा आपके सामने है। बहरहाल अब तो शहर वासियों को शहर में बनने जा रहे 3 ओवर ब्रिजों का ही सहारा मात्र बचा है, जिसके बाद शायद शहर वासियों को कुछ राहत मिल पाए। सुहागिनों के सुहाग के त्योहार करवा चौथ से पहले बाजारों में जमकर रौनक दिखी। महंगाई की मार को दरकिनार करते हुए महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। मेहंदी की दुकानों पर कतारें लगाकर महिलाओं ने सुहाग की मेहंदी लगाई। सजना के लिए सजने से पहले ताजनगरी के बाजार में काफी रौनक नजर आई। संस्कृति और सभ्यता के देश भारत में त्योहारों का अपना महत्व है। हिंदू परंपराओं के अनुसार हर त्योहार की अपनी धार्मिक मान्यता है। ऐसा ही त्योहार है करवा चौथ का, जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के त्योहार से पहले शहर भर के बाजारों में जमकर खरीदारी हुई। सुहागिनों ने हाथों पर मेहंदी लगवाकर सुहाग के त्योहार के लिए सजना शुरू किया। मेहंदी की दुकानों पर कतारें लगाकर सुहागिन महिलाओं ने अपनी बारी का इंतजार किया। हर कोई अपने हाथों पर आकर्षक मेहंदी सजाने के लिए तत्पर नजर आई। सभी लोग अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रहे हैं। वैसे तो मेन तो मेहंदी होती है, चूड़ियाँ होती हैं और नया जोड़ा होता है, बस इसीलिए हम लोग मेहंदी लगवाने आए हुए हैं। त्योहारियाँ तो भैया बहुत एक्साइटमेंट रहता है इस दिन, क्योंकि करवा चौथ का दिन स्पेशल दिन होता है। बस मेहंदी, बिंदी, पाउडर और क्रीम, श्रृंगार का मतलब पूरा क्रेज़ रहता है। और क्या, यही दिन स्पेशल होता है खासकर वुमेन्स के लिए। करवा चौथ से पहले महिलाओं ने सुहाग के सामान की भी खरीदारी की। सुहाग की प्रतीक चूड़ियों की दुकानों पर सुबह से शाम तक खरीदारों का तांता लगा रहा। कांच की चूड़ियों को छोड़ चाइना मेड बैंगल्स महिलाओं को लुभा रही हैं। महंगाई की मार को दरकिनार कर त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक दिखी। समय की बदली बयार ने अब मिट्टी के करुओं की जगह चीनी के करुए बाजार में बिकते दिखे। शुक्रवार को दिन भर सुहागिन अपने पति की दीर्घायु की मंगल कामना के लिए व्रत रखकर रात को चंद्रदेव को अर्घ देंगी। नगर निगम की खुली नींद इस वक्त लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। विभाग ने नालों की सफाई के बाद सिल्ट को बीच सड़क पर ही निकालकर फेंक दिया है, जिसे कई दिनों से हटाया नहीं गया है। सिल्ट की दुर्गंध से क्षेत्रीय लोग काफी परेशान है, साथ ही आने जाने में भी खासी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। विभाग की खुली नींद भी कभी कभी लोगों की परेशानी का कारण बन जाती है। दीपावली के त्योहार के नजदीक आते ही नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू करवा दिया है, जिसके चलते विभाग के द्वारा सभी नालों की सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं विभाग के कर्मचारियों ने नालों की सफाई तो की, पर सिल्ट नालों के बाहर ही निकाल कर छोड़ गए। कई दिन हो गए विभाग को इन नालों की सफाई किए, लेकिन अभी तक नालों से निकाली गई सिल्ट को साफ नहीं किया गया है। वहीं विभाग की इस लापरवाही से क्षेत्रीय लोग खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि ये अच्छी बात है कि निगम ने दीपावली के त्योहार से पहले नालों की सफाई करवा दी, पर इस सिल्ट को क्यों नहीं साफ करवाया गया। इस सिल्ट के कारण पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल गई है। साथ ही सिल्ट की वजह से मच्छरों का आतंक भी बढ़ गया है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को बीमारी होने का भी खतरा बना हुआ है। ये कचरा अभी निकला है, कोई उठाने नहीं आया, अभी तक नहीं उठाया। क्या हालत बने हुए हैं? बहुत हालत खराब है। यहाँ पे सिर्फ गंदगी का अंबार है और कुछ भी नहीं है। यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल पड़ता है और ये सील्ड निकाल जाते हैं वो महाबली आके, और इसको भरी नहीं जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि विभाग कब तक यहाँ से इस नाले की सिल्ट को हटवाता है, या फिर यहाँ रहने वाले लोगों को इस नारकीय माहौल में ही दीपावली का त्योहार मनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान मजाक सा बनकर रह गया और जनता को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाने वाले चौथे स्तंभ का इससे सहारा लिया जा रहा है, जिसका उदाहरण तब देखने को मिलता है जब इस अभियान के तहत राजनीतिक और समाजसेवी लोग मीडिया के कैमरे के सामने तो दिखावे की सफाई करते हैं और उनके जाने के बाद ही झाड़ू छोड़कर भाग जाते हैं।
एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश को साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, जिसमें पीएम साहब खुद सड़कों पर झाड़ू लेकर उतर पड़े हैं। वहीं कुछ लोग इस अभियान का मजाक बना रहे हैं। अब इन्हें ही देख लीजिए। ये हैं धुलियागंज की गलियों में सफाई का दिखावा करने वाले कुछ ऐसे लोग जो कैमरे पर आने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। देखने से लगता है कि इनमें पीएम साहब के अभियान से जुड़ने और उसे सफल बनाने का जुनून सवार है। तभी तो एक ही स्थान पर 4-4 लोग एक साथ झाड़ू लगा रहे हैं, बिना ये देखे कि इनके पीछे कितनी गंदगी पड़ी है, और बोलते ऐसे हैं जैसे इस अभियान को चलाने की राय खुद इन्होंने ही मोदी जी को दी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छ भारत का जो अभियान चला है, उससे प्रेरित होकर धुलियागंज बाजार कमेटी द्वारा आज धुलियागंज में सफाई अभियान चलाया गया। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो जागरूकता आनी चाहिए हर नागरिक के अंदर। जिससे सफाई अभियान से ये है कि प्रदूषण के अंदर भी परिवर्तन आएगा और लोगों की बीमारियां जो अनेक प्रकार की फैली हुई उसका भी कंट्रोल होगा। मीडिया को समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिनके कंधों पर सच्चाई दिखाने का भार होता है। ना तो मीडिया को पीएम साहब से कोई लालच है और ना ऐसे लोगों से कोई दुश्मनी, लेकिन जो इस स्तंभ का कर्तव्य है हम उसी का पालन करते हैं। ऐसे लोग पीएम मोदी के अभियान के तहत मीडिया के सामने सफाई का दिखावा करते हैं, और जैसे ही मीडिया के कैमरे बंद हो जाएं, इनके अंदर सफाई अभियान का जुनून भी ठंडा पड़ जाता है, जो कि एक अच्छी सोच के अभियान का मजाक बन रहा है, जिसमें शायद पीएम साहब का भी कुछ दोष नजर आता है। क्योंकि मोदी जी ने अभियान से जुड़कर सफाई करने की मुहिम तो चलाई, पर इस मुहिम को एक निश्चित समय में नहीं बांधा। अगर बांधा होता तो ऐसे लोग दिखावा करके वाहवाही नहीं लूटते। हाईकोर्ट के आदेश पर यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई है। साथ ही यमुना को दूषित करने वाले तमाम स्रोतों पर भी लगाम लगाने के वादे किए गए थे, लेकिन मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने के बाद जैसे प्रशासन अन्य स्रोतों को रोकने के नाम पर गहरी नींद में सो गया है, जिससे जनता में आक्रोश का माहौल है। शासन प्रशासन स्तर पर यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। ये उस समय महसूस हुआ था जब पूरे देश में गणेश और देवी मां की मूर्तियों के विसर्जन का अवसर था। यमुना को दूषित नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा कहकर प्रशासन ने मूर्तियों का विसर्जन यमुना के स्थान पर उन कुंडों में कराया था जहां इंसान अपने हाथ पांव धोना भी पसंद नहीं करता। लेकिन क्योंकि यमुना को साफ रखने की मुहिम चल रही थी, इसलिए सभी श्रद्धालुओं ने प्रशासन का सहयोग किया और भविष्य में शहरवासियों से मूर्तियों को कम संख्या में स्थापित करने की अपील की। जो कुंड बनाए गए हैं विसर्जन के लिए, जनता ने उसका पूर्ण सहयोग किया, किंतु उन विसर्जन में जो कुंडों में मूर्तियां डाली गईं उनको बुलडोजर द्वारा फेंकवाया गया। बहुत गंदगी है और एक हमारी मूर्तियों का हमको अपमान सा महसूस हुआ। देखिए, ऐसा है कि इसमें हाई कोर्ट का आदेश हुआ और प्रशासन जो है बड़े चुस्ती के साथ वो इसमें लगा जो है, क्योंकि उसको मालूम था कि हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम लोगों को जैसे कहेंगे हम मान जाएंगे, हम अवांछनीय लोग नहीं हैं। जी। हमको प्रशासन जैसे कहा वैसे तो हम लोग मान गए जो है कि चलो ठीक है, अगर कह रहे हैं आप और यमुना के लिए, गंगा के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, तो आप कुंड कह रहे हैं तो हम कुंड में ही अपने जो मूर्ति है उसका विसर्जन कर देंगे। जी। गणेश और माता की मूर्तियों के विसर्जन से पहले ही कोर्ट के आदेश हुए थे कि यमुना को दूषित करने वाले सभी स्रोतों पर सख्ती होती दिखी। गणेश और माता की मूर्तियों के विसर्जन से पहले ही कोर्ट के आदेश हुए थे कि यमुना को दूषित करने वाले सभी स्रोतों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिस पर मूर्ति विसर्जन के दौरान कड़ी सख्ती होती दिखी। लेकिन इस अवसर के बाद यमुना का नजारा बिल्कुल ही वैसा नजर आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगरा की ताज़ा तरीन खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए ताज न्यूज़। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।